गॉड वैली। वन पीस में एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स थे, लेकिन क्यों? कुछ लोग मर्डर गेम खेलने गए थे, तो कुछ लोग ट्रेजर और पावरफुल डेविल फ्रूट्स ढूंढने गए थे। लेकिन इन सब का गॉड वैली में आने का सबसे बड़ा रीजन था एक स्त्री, जो कि उस टाइम की सबसे ब्यूटीफुल गॉर्जियस लेडी थी। तो कहते हैं ना, लड़की का चक्कर बाबू भैया। तो आज हम उन्हीं सब पावरफुल कैरेक्टर्स में से रैंक करने वाले हैं कि कौन है टॉप 15 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स गॉड वैली में। नंबर 15 पे है वो जिसकी वजह से गॉड वैली में ये महायुद्ध चल रहा है, या फिर कह सकते हो 99.99% इसी की वजह से है। ये है रेली की बंदी शैकी। लेकिन गॉड वैली में ये स्त्री फेमस थी शाकू याकू के नाम से। अब शैकी की पावर इससे पता चलती है कि वो कूजा पायरेट्स की वाइस कैप्टन थी, और उस टाइम जब शैकी और कूजा पायरेट्स अपनी पीक पॉपुलैरिटी पे थे और ऑलमोस्ट हर पायरेट्स उनके पीछे लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वो जीतते थे क्योंकि शैकी और कूजा पायरेट्स इतने पावरफुल जो थे। और अब ये भी कह सकते हैं कि इनसे कोई फाइट ही नहीं करता था, क्योंकि शैकी की ब्यूटी को देख के सब शॉक हो जाते थे। जैसे अपना मुच्छड़ मैन रॉजर, फिर गब्बान, रॉक्स, व्हाइट बीट, शेकी, ये सब मर रहे थे शैकी के लिए। सिर्फ एक ही नहीं पिघला, और वो है रेली। तो इसलिए आज वो रेली के साथ है। तो सिंपल है बॉयज, पिघलना नहीं है। और मेरी 23% फीमेल ऑडियंस के लिए भी यही एडवाइस है। 23? ओह वाओ, मुझे तो लगा ये नंबर 10% से भी ज्यादा नहीं होगा। वेल सिंपल है कि शैकी के केस में ब्यूटी भी पावर है, इसलिए ये नंबर 15 पे है। और वो एक पावरफुल पायरेट क्रू की वाइस कैप्टन भी है, तो उसका भी इफेक्ट है रैंकिंग पे। नेक्स्ट है नंबर 14 पे मंकी डी गार्प का साइड किक बोगार्ट। अब कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग नहीं, बहुत ज्यादा लोग कहेंगे कि बोगार्ट से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स भरे हुए हैं गॉड वैली में। लेकिन मरीन्स की तरफ से सिर्फ गार्प और बोगार्ट को ही भेजा है गॉड वैली में, ना कि सैन गोकू या त्सुकू को। तो क्या बोगार्ट मोर स्ट्रॉन्ग देन सैन गोकू एंड त्सुकू? वेल कॉन्स्पिरेसी को इतना भी नहीं बढ़ाते हैं। और अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिल्वर एक्स या कोई गॉड नाइट इससे पावरफुल हो सकता है, लेकिन अभी तक गार्लिंग के अलावा किसी भी गॉड नाइट ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। तो जब तक इनमें से कोई न्यू स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं आता, तब तक के लिए बोगार्ट है नंबर 14 पे बेबी। अब नंबर 13 पे है जो शैकी को अपने अंडर काम करवाती थी, रॉक्स पायरेट्स के टाइम की कूजा पायरेट्स की कैप्टन और अमेज़न लिली की क्वीन और रॉजर की सिम्प ग्लोरियोसा। अब मैंने शैकी से ग्लोरियोसा को इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि वो है कैप्टन शैकी की, और 99.99% टाइम कैप्टन सबसे पावरफुल मेंबर होता है पायरेट क्रू का, अगर हम क्रॉस गिल्ड को लीव कर दे तो। और ग्लोरियोसा के पास है कंफर्म्ड हाकी, और शायद कॉन्करर्स हाकी भी हो सकती है, क्योंकि वो रह चुकी है क्वीन अमेज़न लिली की। क्योंकि जिसे भी वहां चूज करा जाता है अमेज़न लिली किंगडम को लीड करने के लिए, वो उसके पास टिपिकली कॉन्करर्स हाकी होती है, जैसे पोआ हैंकॉक के पास है। लेकिन बिना कोई डेविल फ्रूट पावर के और सिर्फ अपनी हाकी और स्ट्रेंथ के साथ ग्लोरियोसा है एक मेन मेंबर रॉक्स पायरेट्स की। तो यहाँ काइडो के लेवल की तो वो ऑलरेडी होगी गॉड वैली में, या एटलीस्ट इतनी तो हो सकती है। लेकिन हमें यहाँ एक लेसन मिलता है ग्लोरियोसा से, अगर तुम किसी को चाहते हो और वो तुम्हें मिल गया तो ग्रेट है, ये बात तुम्हें शैकी से पता चल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें नहीं मिला, जैसे ग्लोरियोसा को रॉजर नहीं मिला, तो बेटा तुम्हारा इतना खतरनाक ग्लो डाउन होने वाला है कि मैं क्या बोलूं। साला ग्लोरियोसा का ग्लो डाउन तो बिग मॉम से भी ज्यादा गंदा है, और बिग मॉम ने तो 80 से ज्यादा बच्चे पैदा किए हैं। खैर ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, रैंकिंग पे आते हैं। अब नेक्स्ट नंबर 12 पे है रॉक्स पायरेट्स का कैबिन बॉय और फ्यूचर एम्परर ऑफ द सी द बीस्ट काइडो। अब अगर कोई सबसे वीकर है पास में, तो वो है काइडो, क्योंकि ना तो उसके पास कोई डेविल फ्रूट है, हालांकि वो चेंज हो गया है, और वो चेंज इस तरीके से हुआ है कि हमें पता चल गया है कि क्यों बिग मॉम और काइडो के बीच में इतनी दुश्मनी है, और क्यों वो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन डेविल फ्रूट मिलने के बाद भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो अभी अभी मिला है और उसे कोई मास्टरी नहीं है काइडो को अपने डेविल फ्रूट पावर की। और गैस ये भी कर सकते हैं कि काइडो के पास कोई एडवांस टाइप की हाकी नहीं है, और इस बैटल के बाद जब वो रॉजर, गार्प और रॉक्स की हाकी पावर देखेगा, तो वो वहीं से अपने दिमाग में बैठा लेगा कि क्यों हाकी ज्यादा पावरफुल है एक डेविल फ्रूट पावर से। और अगर तुम्हें समुद्र पर राज करना है, तो तुम्हें हाकी में मास्टर बनना होगा। हालांकि इस आइडियोलॉजी को लूफी ने तहस महस कर दिया है, क्योंकि लूफी ने अनलॉक किया था नीका पावर्स, तभी वो काइडो को हरा पाया था, क्योंकि वानो में लूफी के पास थी एडवांस हाकी, लेकिन उसकी ऑब्वियसली वीकर थी काइडो की हाकी से। लेकिन लूफी के पास था फॉर्मूला नीका पावर प्लस हाकी, तो उससे उसने डिफीट कर दिया काइडो को। और काइडो का एक काफी बड़ा फैक्टर है कि वो वीक क्यों है गॉड वैली में, क्योंकि वो सिर्फ 21 से 22 साल का है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि क्यों काइडो रॉक्स का बिच था, और एक तरीके से रॉक्स को वो अपना पापा मानता था। अब इस बात को तुम सच मानो या ना मानो, ये तुम पे है। अब नंबर 11 पे है एक चलती फिरती कयामत, ओहो, एक फ्यूचर एम्परर ऑफ द सी
बिग मॉम, लेकिन गॉड वैली में ये फेमस है शार्लेट लेलन के नाम से, क्योंकि बिग मॉम तो तुम इसे तभी कह सकते हो जब इसके 50 से ज्यादा बच्चे हो, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ है, लेकिन यहाँ पे उसके पास है सिर्फ 30 बच्चे 30 साल की उम्र में। तो ये फैक्ट्री कौन सी एज से स्टार्ट हो गई थी, क्या मुझे ये कोई बता सकता है? ओके, थोड़ा डार्क जोक हो गया। और मैं बिग मॉम को कयामत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 30 बच्चों के बाद भी इसका ऐसा फिगर है। शायद बिग मॉम को सिर्फ हाफ सेंचुरी मार के रुक जाना चाहिए था, लेकिन गॉड वैली में भी बिग मॉम एक प्रेग्नेंट हो सकती है। इसके चांसेस सिर्फ 99.99%। तो मुझे नहीं पता कि इसका क्या फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इसका इफेक्ट नेगेटिव ही होगा बिग मॉम की फाइटिंग में, क्योंकि अगर तुम्हारे पेट में एक बच्चा है, लेकिन ये तो बिग मॉम है, तो शायद 2, 3 या 4 बच्चे भी हो सकते हैं। तो ऑफ कोर्स तुम अच्छे से मूव नहीं कर सकते ब्रो, या सिस्टर नहीं मूव कर सकते अच्छे से। लेकिन यहाँ गॉड वैली में बिग मॉम के पास है उसकी डेविल फ्रूट पावर, और जैसे काइडो बिहेव करता है बिग मॉम के साथ, उससे लगता है कि बिग मॉम गॉड वैली में तो इजीली ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी काइडो से। लेकिन हकी के डिपार्टमेंट का स्टेटस नहीं पता, क्योंकि एडवांस कॉन्कर्स हकी शायद रॉक्स पायरेट्स में सिर्फ रॉक्स, व्हाइट बियर्ड और शीकी के पास ही थी। अब हम आ गए हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में कि कौन थे वो गॉड वैली में। लेकिन नंबर 10 से याद आया कि हमें भी पहुंचना है 10 के सब्सक्राइबर्स पे, और हम उसके काफी क्लोज हैं। तो इस चैनल का सब्सक्राइबर बटन दबा दो जैसे रेली शैकी के दबाता है। तो नंबर 10 पे है सैटर्न, एक लौता गोरोसे जो गॉड वैली में है। अब यहाँ पे हम सैटर्न की सारी एबिलिटीज को ऐड करने वाले हैं जो उसको ईमू से मिली है। तो यहाँ सैटर्न के पास उसकी रिकवरी पावर होगी और उसकी डीमन जोन पावर भी होगी, और साथ ही में बेसिक लेवल की सारी टाइप्स की हाकी ऐड कर लो कॉन्कर्स हाकी के साथ। लेकिन इतनी सारी पावर्स और एबिलिटी के साथ होने के बाद भी सैटर्न एक टट्टी है जिसे धोना जरूरी है, क्योंकि अगर इसके पास ईमू की दी हुई पावर्स नहीं होती तो मैं इसे शायद नंबर 14 पे भी नहीं डालता, बोगार्ट के नीचे साला डाल देता। क्योंकि कुमा जो इतना वीक है और जिसका माइंड इतना फक्ड अप हो चुका है, उससे भी ये मार खा रहा है। मतलब सैटर्न इतना ट्रैश है कि सिर्फ उसकी वजह से गोरो से इतने वीक लग रहे थे, और जब ये टट्टी धुली तो पहली बार मैं ईमू के साथ था। और ये इतना ट्रैश है कि जब ये किजारू के साथ लूफी से फाइट कर रहा था तो वो कभी पिज्जा बन रहा था या फिर कभी कुछ और। मतलब साला यार ये इतना बड़ा कलंक है कि जैसे ही ईमू ने इसको साफ किया तो मुझे पता चल गया कि क्यों ईमू सामा किंग है वन पीस वर्ल्ड का। नाइस जॉब ईमू सामा, मैं सम्राट तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट नंबर 9 पे है सांजी का रोल मॉडल और फ्यूचर पायरेट किंग का लेफ्ट हैंड। और जैसे तुम अपने लेफ्ट हैंड से सारे गंदे काम करते हो, तो यहाँ कोई सरप्राइज नहीं है कि लेफ्ट हैंड पायरेट किंग का है स्कॉपर गब्बान, जो है द माउंटेन ईटर। ओ माय गॉड, ये है माउंटेन भाई, ये तो सांजी के साथ मेरा भी रोल मॉडल बन गया है। अब यहाँ गब्बान को रेली का ऑलमोस्ट इक्वल बताया जाता है, और जैसे रेली का ऑरा फार्म चल रहा है, पावर शोकेस चल रहा है, तो गब्बान उससे ज्यादा पीछे नहीं होगा। अब यहाँ अगर हम प्राइम गबान की बात कर रहे हैं, जो इजीली एक यांको लेवल का फाइटर था, क्योंकि गबान को हम ऑलरेडी ओडिन के साथ फाइट करते हुए देख चुके हैं और वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल थे, और ओडिन ने तो ऑलमोस्ट प्राइम काइडो को डिफीट कर दिया था अगर वो पीछे से ये बुढ़िया नहीं आती। और काइडो साले तेरे को मरना ही है तो किसी खतरनाक बंदे से जाके लड़ लेना साले डरपोक। ओहो वेल, ये कहां से निकल गया, मैं काइडो हेटर हूँ क्या? ओ वेल, गबान इतना पावरफुल था अपनी प्राइम में, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता कि गबान अपनी प्राइम में है, क्योंकि गॉड वैली में सिर्फ रॉक्स को छोड़ दे और शायद गार्प को तो व्हाइट बियर्ड, रॉजर, रेली बस एक लेवल बिलो है अपनी प्राइम से। तो यहाँ गबान के पास जैसे उसकी प्राइम में हर टाइप की हाकी थी एडवांस लेवल के साथ, तो वो शायद ही होगी यहाँ पे गॉड वैली में। और अगर उसके पास एडवांस कॉन्कर्स हाकी भी हुई तो वो टेक्निक नहीं होगी गबान के पास जैसे उसने गॉड्स नाइट्स पे करी थी एल्फबाथ पे, जिससे उनके इनसेन जनरेशन की एबिलिटी को उसने स्टॉप कर दिया था। तो उसने क्योंकि ऑब्वियसली ये अभी तक लर्न नहीं करी है और शायद ये टेक्निक वो अभी गॉड वैली में ही सीखने वाला है, लेकिन फिर भी बिना उस पावर के गबान एक एवरेज गॉड नाइट से काफी ज्यादा पावरफुल है और सिर्फ गार्लिंग से ही वीक है। क्योंकि नेक्स्ट है नंबर 8 पे फिगरलैंड गार्लिंग, कमांडर गॉड नाइट्स का, और एलमोनी ना देनी पड़े इसलिए उसने अपने बच्चों की माँ को उनके आगे ही मार दिया। तो बस ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों गार्लिंग की तरह कभी मत बनना। तो ज्ञान की बातें हो गई हैं, तो आ जाते हैं अपने फिक्शनल पायरेट शो पे जहाँ हम एक साइको की बात कर रहे हैं। तो चैप्टर 1162 के बाद मेरी रेटिंग गार्लिंग के लिए बहुत ही गिर गई है, क्योंकि जहाँ मैं उसे एक यांको लेवल का फाइटर समझ रहा था, ये तो एक एडमिरल लेवल का निकला। क्योंकि ज़बैक ने तो इसका सिर्फ 5 मिनट में ही बढ़ता बना दिया, और गार्लिंग सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि उसके पास है ईमू की दी हुई पावर्स, वरना रॉक्स तो ऐसा अटैक कर रहा था कि अगर ये हीलिंग पावर्स नहीं होती गार्लिंग के पास तो इसका तो हो गया था राम राम सत्य है। लेकिन हीलिंग पावर्स के साथ भी इसको बहुत टाइम लग रहा है ठीक होने में रॉक्स के इतने खतरनाक अटैक्स से। चलो
चलो सही है कि शैंक्स रॉजर के साथ चला गया, वरना शैंक्स की हाकी तो 7 जन्मों में भी जो बॉय की हाकी से कंपेयर नहीं होने वाली थी। लेकिन गार्लिंग के इतने बॉटम होने में इस लिस्ट से ये पता चलता है कि टॉप 5 में जो आने वाले हैं वो कुछ ज्यादा ही बड़े मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन अभी के लिए गार्लिंग के फेवर में सिर्फ एक ही चीज है कि वो फाइट में दोबारा आ सकता है और आके अपनी इमेज को ठीक कर सकता है, वरना वो हमेशा हमेशा के लिए रॉक्स का बिच माना जाएगा। मतलब इसे तो रॉक्स को अपना बाप बना लेना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 7 पे वन ऑफ द ओजी पायरेट रॉक्स पायरेट से, यह है द गोल्डन लायन शिकी। अब शिकी को मैं इतना पावरफुल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वो सबसे पहले दिखा था रॉक्स के साथ जब वो व्हाइट बेड भी था। तो 3 भाई तीनों दवाई, और जिस तरीके से शिकी की हरकतें हैं एल्फबात के फ्लैशबैक में, वैसी चिरांदपनी करने के लिए तो तुम्हें काफी पावरफुल होना होगा। लेकिन ज्यादा कॉन्फिडेंस से मैं शिकी को यहाँ प्लेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमने उससे कोई स्पेशल अटैक नहीं देखा है। लेकिन जैसे शिकी को व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम और काइडो के साथ दिखाया, उससे ही टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में है रॉक्स पायरेट्स में, उसमें कोई दोहराया नहीं है। और गॉड वैली के बाद शिकी व्हाइट बियर्ड और रॉजर का राइवल भी बनता है और उसके अपने टाइम में सबसे बड़ी फ्लीट होती है पूरे समुद्र में। और हाँ, बड़ी फ्लीट और बड़े डिक होने का कोई फायदा नहीं अगर उसके पीछे पावर और स्टेमिना ना हो। लेकिन इसी फ्लीट से उसने रॉजर को ऑलमोस्ट घेर लिया था, लेकिन रॉजर वो थोड़ा टोटका वोटका जानता है तो वो बच गया वहां से। अब कुछ बंदे शिकी को कुछ ज्यादा भी ऊपर रख सकते हैं क्योंकि इम्पेल डाउन में शिकी को डिफीट करने के लिए 2 बंदों को भेजा था, गार्प और सेंगोकू। वैल ये शिकी के फैंस का मानना है क्योंकि कम ऑन यार, सेंगोकू का तो पता नहीं, लेकिन गार्प तो अकेले डिफीट कर देता शिकी को। अब नंबर 6 पे है जिसने सबको गॉड वैली में अपना कक बना रखा है, यह है अपना चैड, और अपने चेले की तरह इसका भी मन सिर्फ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से ही बढ़ता है। यह है द पायरेट किंग का राइट हैंड मैन सिल्वर्स रेली। अब अगर कोई गॉड वैली में जीता है तो वो शायद है ईमू और रेली, क्योंकि उसे प्यार मिला है। तुम लोग क्या सोचो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, उसे क्या मिला है? खरकियों? वेल अब रेली इतना पावरफुल है गॉड वैली में कि उसने इस ट्रैश को एक ही अटैक में क्लीन कर दिया और अपनी जाने मन को बचा लिया। लेकिन इससे ये पता चलता है कि रेली की हाकी बहुत पावरफुल है क्योंकि सोमर्स अभी तक उठा नहीं है, भले ही उसके पास रीजनरेशन की एबिलिटी हो। प्यार की ताकत है भैया, फिर स्पीड भी यहाँ फैक्टर है क्योंकि इतनी तेजी से उसने सोमर्स को निपटाया और बचा लिया शैकी को। अभी यहाँ मुझे रेली ऑलमोस्ट इक्वल लग रहा है रॉजर के, और ऐसा क्यों है? जब रॉजर की रैंकिंग आएगी तो बताऊंगा। अभी यहाँ शायद रेली के पास हर टाइप की हाकी है एडवांस वर्जन के साथ, चाहे वो आर्मामेंट हो, ऑब्जर्वेशन हो या कॉन्कर्स हाकी हो। अब नंबर 6 पे रॉजर का राइट हैंड मैन था, तो नंबर 5 पे है रॉक्स का वाइस कैप्टन, ये है सबका पापा। तुम्हें पता नहीं है लेकिन ये है क्योंकि ये अपनी मूंछों को दाढ़ी कहता है। ये फ्यूचर एम्परर ऑफ द सी व्हाइट बियर्ड। अब यहाँ व्हाइट बियर्ड है जो पायरेट्स में सबसे क्लोज में है अपनी पीक के, क्योंकि फर्स्ट उसकी एज है 36 इयर्स, जो कि तुम्हारे पीक इयर्स होते हैं वन पीस में पावर वाइज। और जैसे काइडो और बिग मॉम रिस्पेक्ट करते हैं व्हाइट बियर्ड की, तो उससे पता चलता है कि व्हाइट बियर्ड कितना बड़ा बीस्ट है। लेकिन यहाँ मैं व्हाइट बियर्ड को अपनी पीक पे इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ओडिन के फ्लैशबैक में जब रॉजर और व्हाइट बियर्ड का क्लैश हुआ था तो उनके ब्लेड टच नहीं हुए थे, उनकी कॉन्करर्स हाकी इतनी पावरफुल थी। लेकिन गॉड वैली में उनके ब्लेड क्लियरली टच हो रहे हैं। लेकिन यहाँ ये भी हो सकता है कि दोनों बस एडवांस कॉन्करर्स यूज ही ना कर रहे हो, क्योंकि हाकी एक सर्टेन अमाउंट की होती है एक कैरेक्टर के लिए, खास करके एडवांस कॉन्करर्स। जैसे पहले लूफी गियर 4 का यूज करता था तो 10 मिनट तक वो हाकी यूज नहीं कर पाता था बाद में। और यहाँ व्हाइट बियर्ड के पास हर टाइप की हाकी होगी एडवांस लेवल की, बस शायद थोड़ी वीक कॉन्करर्स हाकी हो सकती है प्राइम से अपनी। और साथ ही में व्हाइट बियर्ड के पास उसका क्विक डबल फुट पावर भी है। तो अगर तुम यहाँ पे व्हाइट बियर्ड को टॉप 3 में रखोगे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स गॉड वैली में, तो मेरे से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। लेकिन टॉप 2 में बिल्कुल मत रखना, क्योंकि वो जो टॉप 2 के कैरेक्टर्स हैं वो ऑलरेडी चूज हो रखे हैं और उसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा। नंबर 4 पे है फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट्स, जो कि इस फ्लैशबैक में सांजी बना हुआ है। ये है गोल्ड डी रॉजर। अब मैं यहाँ रॉजर को अपनी प्राइम में बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि भले ही रॉक्स और रॉजर की यहाँ राइवलरी शोकेस हुई हो, लेकिन रॉक्स क्लियरली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है गॉड वैली में। और जैसे मैंने कहा था कि व्हाइट बियर्ड और रॉजर के क्लैश में टच हो रहे थे उनके ब्लेड, और रेली ऑलमोस्ट इक्वल है पावर वाइज रॉजर के। अब इसके रीजंस है क्योंकि रॉजर की कॉन्कर्स हाकी इतनी पावरफुल नहीं है गॉड वैली में। अब इसके 2 रीजंस है। फर्स्ट, रॉजर के पास अभी कोई गोल नहीं है जो कि ईमू से फाइट करने के बाद उसके पास आ जाएगा, और गॉड वैली में वो फाइट होने वाली है जिससे रॉजर अपनी हाकी की पावर इंक्रीज करने वाला है। क्योंकि तुम्हारी हाकी तभी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है जब तुम बहुत ही डिफिकल्ट बैटल में हो। और जैसे रॉजर ऑलरेडी इतना पावरफुल है कि कुछ लोग ही वन पीस में जो इसे डिफिकल्ट बैटल दे सकते हैं, लेकिन इस बैटल के बाद उसकी हाकी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि एक ही स्लैश में वो ओडिन जितने पावरफुल कैरेक्टर को भी डिफीट कर सकता है। तो हम फाइनली आ गए हैं टॉप 3 में, और इस टॉप 3 में ना ही व्हाइट बियर्ड है और ना ही रॉजर, जो कि काफी वियर्ड है।
लेकिन जो नंबर 3 पे आ रहा है उससे ये लिस्ट थोड़ी कम वीड होने वाली है, क्योंकि ये है प्रो स्लेवरी और सेलेस्टियल ड्रैगन का साइलेंट सपोर्टर या नहीं है। वेल तो तुम मुझे बता रहे हो कि आपको कुछ नहीं पता था इस बारे में। वेल मंकी खानदान इतना बड़ा चूतिया है, इसमें तो कोई सरप्राइज होना ही नहीं चाहिए। ज्यादा बड़ा सरप्राइज तो ये है कि ड्रैगन स्मार्ट निकला इस मंकी जीन से। वेल ये सब तो अलग बात है, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं गॉड वैली में गार्ब की, जो कि इतना बड़ा चैड है और सब शैंक्स को हाकी मैन कहते हैं। हकीकत में वो तो गार्ब है, क्योंकि गार्ब ना तो कोई डेल फ्रूट का यूज करता है और ना ही किसी तलवार का और ना ही कोई बॉडी एनहांसमेंट्स का। यहाँ भाई गार्ब तो सीधा बॉक्सर है, बॉक्सर। मतलब गॉड वैली में गार्ब ने अपना नाम लिख दिया भाई। और देख रहे हो गार्ब आया है तो अकेले मरीन्स की तरफ से, कोई सेकंड क्लास थर्ड क्लास फाइटर नहीं भेजा गॉड वैली में लड़ने के लिए। कोई सैन गोकू, कोई एडमिरल्स नहीं है दूर दूर तक गॉड वैली में। मरीन्स को पता चला कि आइलैंड में अटैक हो चुका है रॉक्स पायरेट्स के द्वारा, रॉजर पायरेट्स के द्वारा। दुनिया के सारे पायरेट्स ने अटैक कर दिया है। तो मरीन्स ने कहा मंकी बिग डी गार्ब बहुत रहेंगे इन सब के लिए। और गार्ब की एंट्री भाई मतलब साला रॉक्स आ रहा है व्हाइट बियर्ड, काइडो, बिग मॉम, शिकी के साथ एंट्री लेके, और रॉजर आ रहा है रेली और गबान जैसे को साथ लेके। लेकिन गार्ब सिर्फ बोगार्ड के साथ आ गया है भिड़ने। इसलिए मैं कहूंगा कि मरीन फोर्ड में जब गार्ब इतना बूढ़ा था तब भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन था उस आइलैंड में। तो अकाइनो जो आज जिंदा है उसे थैंक यू बोलना चाहिए सैन गोकू को। और ये पैनल जहाँ काइडो, बिग मॉम और व्हाइट बियर्ड भाग रहे हैं गार्ब से। ओ बेबी चलो बहुत हो गया, गार्ब का अपने मुंह से निकाल लेता हूं। अब नंबर 2 पे है वो जिसकी वजह से एडमिरल एजेंडा की MCBC हो गई है, जिसकी वजह से पता चला है कि पायरेट किंग के लेवल के फाइटर्स कितने एलीट हैं। ये है रॉक्स पायरेट्स का कैप्टन रॉक्स डी ज़बैक या डेवी डी ज़बैक, लेकिन मैं इसे रॉक्सी कहूंगा, वो ज्यादा कूल लगता है। अब अगर गार्ब का ऑरा फार्म सिर्फ गॉड वैली में चल रहा था तो रॉक्स का ऑरा फार्म पूरे एल्फबाथ के फ्लैशबैक में चल रहा है। रॉक्स की एंट्री के साथ ही वो ईमू को धमकाता है कि मैं वापस आऊंगा तेरी पुंगी बजाने। और ये सब कहने से पहले वो 5 कंट्री किंग्स को किडनैप कर चुका होता है और वन पीस में पहली बार एक एडमिरल को मार के आया होता है। और ये मारना हड्डी पसली तोड़ना या घायल करना नहीं है, मर्डर है भाई, मर्डर। और उस एडमिरल को इतनी खतरनाक चोटें दी थी कि कोई भी डॉक्टर उसे सेव नहीं कर पाया मरीन्स में। और ये कितनी बड़ी बात है साला, मतलब इतना गंदा पहला कि कोई सेव ही नहीं कर पाया। और ये वन पीस में हुआ जहाँ साला कोई मरता ही नहीं है। और खुद रॉक्स को इस बैटल से ज्यादा चोट नहीं आई क्योंकि वो बाद में ईमू से मिलने चला गया। और अब एडमिरल्स फैंस ये मत कहना कि एडमिरल्स होल्ड बैक कर रहा था या फिर मेंटली नर्व था, क्योंकि जब जान पे आती है तो कोई होल्ड बैक नहीं करता, भले ही वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स को लपेट ले अपनी फाइट में। और जैसा हाल उसने गॉड वैली में किया है गार्लिंग का, अगर उसके पास ईमू की दी हुई पावर्स, रीजनरेशन एबिलिटीज नहीं होती तो गार्लिंग का भी हो जाता काम तमाम। हालांकि गार्लिंग की पावर को तुम हल्का सा ऊपर भी रख सकते हो एक एडमिरल की पावर से। फिर भी रॉक्स ने तो गार्लिंग की बजट डाली उसकी रीजनरेशन पावर होने के बाद भी। वो तो ईमू है वन पीस की दुनिया में, वरना रॉक्स बन सकता था पूरी दुनिया का सम्राट। समझा मैंने क्या करा? तो नंबर 1 पे कौन है इसमें कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रॉक्स ने इसे खुद कहा है पूरी दुनिया, ये है किंग ऑफ द अर्थ, ये है ईमू सामा। अब ईमू के पास करंटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आकी है वन पीस में, और साथ ही में सबसे ब्रोकन डेविल फ्रूट पावर्स में से एक नीका के बाद। और इसी पावर की वजह से वो आ जाता है गॉड वैली में सबसे भिड़ने। और यहाँ ईमू खुद नहीं आ रहा है अपनी बॉडी के साथ, और शायद जब वो अपनी बॉडी के साथ आए तो क्या फट सकता है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो ये थे टॉप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स गॉड वैली में। और इस टाइप की रैंकिंग हम हर आर्क पे नहीं बना सकते, क्योंकि गॉड वैली की तरह इतने हैवी हिटर्स हर जगह नहीं हो सकते, लेकिन शायद मरीन फोर्ड पे भी हम एक वीडियो बना सकते हैं। और अगर उस पे एक वीडियो चाहिए तो कमेंट मार दो मरीन फोर्ड। लेकिन अगर तुम्हें वो सब नहीं करना और जानना है कि टॉप 50 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स कौन है वन पीस में ऑफ ऑल टाइम, तो इस वीडियो को देखो।